नमस्कार। 15 जुलाई 2026 को जो है वो HPRCA ने जो है वो टीचर हिंदी का पेपर जो है वो कंडक्ट किया था। अब ये हिंदी टीचर का पेपर जो कंडक्ट किया गया था ये 3 शिफ्टों में कंडक्ट किया गया था। 2 शिफ्टें हम इसकी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये हमारी तीसरी शिफ्ट है। देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब बहुत सारे एस्पिरेंट्स के ना डाउट्स भी हैं कि ये क्वेश्चन गलत था, इसका आंसर कुछ और दिया गया है। अगर ऐसे क्वेश्चंस आइडेंटिफाई होते हैं तो डेफिनेटली उन क्वेश्चंस को जो है वो आगे करेक्ट कर दिया जाएगा, या तो इसी पार्ट में करेक्ट कर दिया जाएगा। अगर यहाँ पर कोई क्वेश्चन स्किप होता है तो आगे करेक्ट कर दिया जाएगा। हमारा जो मेन मोटिव है वो ये है कि आने वाले एग्जाम से हम क्वेश्चंस को लिंक कर सकें और उस तरह से अपनी तैयारी को जो है वो एक शेप दे सकें, और उसी मोटिव के साथ जो है हम इन वीडियोस को जो है वो डिस्कस करते हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को जो है वो स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं यहाँ पर, बोलते हैं ड्यूरिंग विच मंथ डू डस्ट स्टॉर्म मेनली अकर इन हिमाचल प्रदेश। अब देखिए, बोलते हैं कि हिमाचल में जो धूल भरी आंधियां चलती हैं वो मुख्य रूप से कौन से महीने के दौरान जो है वो चलती हैं। वैसे तो हिमाचल में इतनी धूल भरी आंधियां नहीं चलती हैं, ये धूल भरी आंधियां ज़्यादातर चलती हैं प्लेन एरियाज में। हिमाचल पहाड़ी एक क्षेत्र है, मोस्टली जो पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पर नहीं चलती, परंतु फिर भी अगर यहाँ पर आंधी चलती है तो ये उस टाइम चलती है जब गर्मी स्टार्ट होने लगती है और धीरे धीरे धूप जो है वो तेज होने लगती है। मतलब अप्रैल से जून तक के महीनों में जो है ये आंधियां चलती हैं। ऑप्शन बी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसा बड़ा ही जनरल सा क्वेश्चन था। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो ये बेसिक अपनी थोड़ी सी बस सूझबूझ से जो है आप क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं अंडर द करंटली एप्लीकेबल प्रोविजन ऑफ द हिमाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट 1994 एज अमेंडेड व्हाट परसेंटेज ऑफ सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। तो हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में जो है वो महिलाओं के लिए कितना % आरक्षण जो है वो है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। हमने इससे पहले भी ये क्वेश्चन जो है वो बहुत बार पढ़ा है कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो बाकी स्टेट्स की तरह 33% आरक्षण नहीं दिया जाता। हिमाचल में जो है वो महिलाओं को 50% आरक्षण जो है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए ही हो जाना था। ऑप्शन ए इसका 50% जो है वो सही आंसर है। एक और मिलता जुलता क्वेश्चन जो है हमने इससे संबंधित जो है वो पढ़ा है। वो मिलता जुलता क्वेश्चन जो है वो हमने क्या पढ़ा है इससे संबंधित, हमने ये पढ़ा है कि ये जो 50% आरक्षण सरकार देती है ये कब से देना स्टार्ट किया गया है। ठीक है, क्योंकि ऐसा तो नहीं था कि स्टार्टिंग से ही ये 50% आरक्षण दिया जा रहा था। ये 50% आरक्षण देना जो स्टार्ट किया गया है सरकार के द्वारा, ये किया गया है 2008 से स्टार्ट है। जून महीने का गिरास पत्रिका का अगर आप पहला ही पार्ट हमारा देखते हैं उसमें जो है ये तीसरा चौथा क्वेश्चन आपको देखने को जो है वो मिल जाएगा। चौथा क्वेश्चन एग्जैक्टली चौथा क्वेश्चन है जहां पर हमने ये बात जो है वो की हुई है, और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कब से ये आरक्षण दिया जा रहा है 50% आरक्षण। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है यहाँ पर। बोलते हैं अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 विच इंडस्ट्रियल सेक्टर कंट्रीब्यूटेड द मोस्ट टू द स्टेट एक्सपोर्ट इन 2024-25। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश का जो आर्थिक सर्वेक्षण अभी का 2025-26 का जो आर्थिक सर्वेक्षण आया, उस आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जो है बोलते हैं 2024-25 में राज्य के निर्यात में किस औद्योगिक क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा था। तो सबसे ज़्यादा योगदान जो था ना वो किसका था? क्या टेक्सटाइल इंडस्ट्री का था? नहीं। आयरन स्टील इंडस्ट्री तो इतनी ज़्यादा यहाँ पर फली फूली नहीं है, ये भी गलत है। फार्मास्यूटिकल और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी इतनी नहीं जो है यहाँ पर फ्लोरिश हो पाई है, तो ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। ऑप्शन सी सही आंसर है। आपने ध्यान रखना है कि जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर आता है वो एक्सपोर्ट में डोमिनेट करता है। हिमाचल में लगभग जो है वो 13,000 करोड़ एनुअली जो है हम यहाँ से फार्मास्यूटिकल सेक्टर में एक्सपोर्ट करते हैं, और ये 70% ऑफ स्टेट एक्सपोर्ट जो है वो बनता है। मतलब अगर आप पूरा एक्सपोर्ट देखेंगे, जो जो चीज़ें हम हिमाचल से एक्सपोर्ट करते हैं उनमें से अकेला 70% तो ये फार्मास्यूटिकल सेक्टर ही है जो हम यहाँ से जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। अगर पूरे नॉर्दर्न रीजन की अगर आप बात करेंगे तो नॉर्दर्न रीजन का ये 45% जो है वो है जो हम एक्सपोर्ट जो है वो करते हैं। ठीक है, तो ये आपको डाटा जो है वो फार्मास्यूटिकल सेक्टर का जो है वो ध्यान रखना है। हम आप देखते हैं कि हमारे पास जो है वो फार्मास्यूटिकल बहुत सारी कंपनियाँ यहाँ पर हैं, बहुत सारे फार्मास्यूटिकल हब हैं हिमाचल में। कंपनियाँ तो ही हैं, बहुत सारे दवाइयाँ हैं उनके सैंपल यहाँ पर जो है वो फेल भी होते हैं। आए दिनों आप ये चर्चा में जो है वो देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ हिमाचल प्रदेश रिवर्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पर कौन सा पेयर इनकरेक्ट है? ये बहुत आसान क्वेश्चन था ये भी, कि रावी नदी चंबा से होकर बहती है, बिल्कुल चंबा से होकर बहती है। सतलुज सिरमौर में
देखिए सतलुज नदी का सिरमौर से कोई लेना देना नहीं है, ये जो है वो गलत हो जाएगा। सिरमौर में यमुना नदी और बाकी छोटी छोटी सहायक नदियां हैं जो बहती हैं, तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर, यहीं पर हमें आंसर मिल गया। चेनाब नदी जो है वो लाहौल स्पीति में बहती है, चंबा को भी टच करती हुई आगे निकलती है। ब्यास नदी जो है वो कुल्लू, कुल्लू के बाद मंडी, मंडी के बाद कांगड़ा को भी टच करेगी। तो इस तरह से जो है ये नदियां जो है वो यहाँ से गुजरती हैं हिमाचल से। 5 ही प्रमुख नदियां हैं। बिलासपुर में अगर हम बात करेंगे तो सतलुज नदी आती है, उससे पहले वो किन्नौर शिमला को टच करती हुई जो है वो आती है। तो ये आपने जो है वो नदियों के बारे में मुख्य रूप से जो है वो ध्यान रखना है। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। आगे बोलते हैं, विच इनिशिएटिव हैज रिसेंटली बीन इम्प्लीमेंटेड बाय द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट टू प्रमोट रूरल एम्प्लॉयमेंट। देखिए यहाँ पर बात की गई है कि विच इनिशिएटिव, कौन सा इनिशिएटिव है जो रूरल एम्प्लॉयमेंट को, इनके ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने के लिए जो है वो सरकार के द्वारा जो है वो लागू किया गया है। अगर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में रूरल एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के लिए, तो प्रधानमंत्री किसान योजना है ऑप्शन में, स्मार्ट सिटी मिशन है, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना है। एक तो हमने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना डायरेक्टली पढ़ रखी है, तो यही इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना आए दिनों गिरिराज पत्रिका में ये चर्चा होती ही रहती है इसके बारे में। जो भी रेगुलर, जिन्होंने भी रेगुलर वीडियोस देखी थी, उन बच्चों के जो है वो बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे कि भाई बहुत ज़्यादा हेल्प यहाँ से हमें मिली है। और कुछ एक बच्चों ने स्कोर भी बताया था अपना, तो अच्छा स्कोर था, परंतु अभी ये नहीं कह सकते कि किसकी सिलेक्शन होगी किसकी नहीं होगी, क्योंकि वो फाइनल रिजल्ट आने पर ही डिसाइड होता है। अब हम बात मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की कर रहे हैं। इस योजना के बारे में जो हमने पढ़ा है, एक तो ये योजना बेनिफिट सिर्फ बोनाफाइड हिमाचल यूथ को जो है वो देती है, जिनका जो है वो बोनाफाइड है हिमाचली का। और ये जो योजना है ये 18 से 45 आयु वर्ग के युवाओं को कवर करती है। महिलाओं की बात करें तो 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को जो है ये कवर जो है वो करती है। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना जो है वो कब लॉन्च की गई थी, तो ये 2018 में जो था वो लॉन्च की गई थी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, तो इतना सब इसके बारे में ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, बोलते हैं व्हाट स्टेप डिड द ब्रिटिश टेक इन हिमाचल प्रदेश टू डील विद द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो 1857 का विद्रोह सभी ने पढ़ा हुआ है कि 1857 में विद्रोह हुआ था। बोलते हैं कि इस विद्रोह से निपटने के लिए हिमाचल प्रदेश में अंग्रेजों ने क्या कदम उठाए थे। तो पहले बोलते हैं कि दे सुप्रेस डिसेंट एंड रिवॉर्डेड लॉयल रूलर्स, कि उन्होंने असंतोष को दमित कर दिया और निष्ठावान शासकों को जो है वो पुरस्कृत जो है वो किया। तो पहला ही ऑप्शन पढ़ते हुए आपके माइंड में जो है ये क्रैश करना चाहिए था कि हाँ, बहुत सारे राजा ऐसे हैं जिन्होंने अंग्रेजों का साथ जो है वो चाहे वर्ल्ड वॉर के मौके पर दिया था, वर्ल्ड वॉर 1 के मौके पर, चाहे 1857 के टाइम जो है वो दिया गया था। उनको जो है वो अंग्रेजों ने अलग अलग उपाधियां देकर सम्मानित जो है वो किया। कईयों को जागीरें दी गई, कईयों को कैसा सम्मान दिया गया, कईयों को कैसा सम्मान दिया गया। तो यही पहला ऑप्शन ही जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे तो था कि द लॉन्च लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, इस तरह की तो सोच ही नहीं थी। दे ग्रांटेड इंडिपेंडेंस और टू द रीजन, ये भी गलत है। दे एबोलिश्ड ऑल प्रिंसली स्टेट्स, ये भी गलत है। ठीक है, तो क्या कदम उठाए गए थे वो क्लियर हो जाता है ऑप्शन से ही, क्योंकि ऑप्शन थोड़े से आसान यहाँ पर दिए गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट ऑफ 1950 हिमाचल प्रदेश वॉज क्लासिफाइड एज। तो बोलते हैं कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम के लागू होने से पहले 1950 की संवैधानिक व्यवस्था में हिमाचल प्रदेश को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था। तो आपने पढ़ा है, मैंने पॉलिटी में बताया है आपको, मिशन अलाइड में भी बताया गया है कि पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, इस तरह के स्टेट जो है वो हुआ करते थे। तो हिमाचल को पार्ट सी स्टेट का दर्जा जो है वो दिया गया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 आया तब इसको जो है वो केंद्र शासित प्रदेश जो है वो बना दिया गया था। ठीक है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत जो है वो इसको केंद्र शासित प्रदेश जो है वो बना दिया गया था। ये इकलौता ऐसा स्टेट नहीं था जिसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। हिमाचल के साथ साथ जो है वो कुछ और भी ऐसे जो है वो स्टेट्स थे जिनको जो है वो यूनियन टेरिटरी का दर्जा जो है वो उस टाइम दिया गया था, मतलब केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा जो है वो उस टाइम दिया गया था। अगर हम पूरा एग्जैक्टली बात करें तो उस टाइम जो है वो हिमाचल प्रदेश, उस टाइम भारत में जो है वो 14 स्टेट बनाए गए थे और 6 यूनियन टेरिटरीज जो था वो बनाई गई थी।
और 1956 में जो 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, हिमाचल उनमें से एक था। आगे बोलते हैं एज ऑफ अप्रैल 2026 सुंदरनगर, जोगिंदरनगर एंड कोटली आर एडमिनिस्ट्रेटिव सब डिवीजन ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो अप्रैल 2026 की स्थिति के अनुसार सुंदरनगर, जोगिंदरनगर और कोटली हिमाचल प्रदेश के किस जिले के प्रशासनिक उपमंडल हैं? तो ये कहाँ के उपमंडल हैं? देखिए आपको पता है सुंदरनगर कहाँ पर आता है, मंडी में आता है, तो चंबा नहीं होगा, बिलासपुर भी नहीं होगा, इसका लाहौल स्पीति तो भी नहीं होगा, मंडी इसका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये बहुत आसान तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती। ऐसे आपको बेसिकली अपने स्टेट के बारे में पता होना चाहिए, अलग अलग क्षेत्रों के बारे में पता होना चाहिए। इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप कोई भी रीजनल पेपर पढ़े, मतलब कोई भी अपना जो लोकल न्यूज़पेपर आता है हिंदी का वो ज़रूर पढ़े, तो वहाँ से जानकारी क्षेत्रों के बारे में मिलती रहती है। टफ क्वेश्चन भी पूछे जाएं तब भी कवर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच रिवर फ्लो थ्रू द कुल्लू वैली मेकिंग इट अ फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन हिमाचल प्रदेश। तो ये कुल्लू वैली से होकर ब्यास नदी बहती है, ऊपर ही हम पढ़ रहे थे। आगे बोलते हैं विच फैक्टर हैज़ प्लेड द मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल इन इम्प्रूविंग रिलायबल एंड लॉन्ग टर्म एक्सेस टू रिमोट एरियाज ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में दूर दराज इलाकों तक भरोसेमंद और लंबे समय तक पहुंच बेहतर बनाने के लिए बोलते हैं किस कारक ने सबसे अहम भूमिका निभाई है? तो बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ एयर कनेक्टिविटी, या फिर एक्सपेंशन ऑफ ऑल वेदर रोड नेटवर्क, या फिर डेवलपमेंट ऑफ ट्रेडिशनल फुटपाथ्स, या फिर इंक्रीज इन सीजनल रोड कंस्ट्रक्शन। तो देखिए पहला ऑप्शन गलत है, ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही है। हमने क्या किया है हिमाचल में कि ऑल वेदर रोड नेटवर्क जो है बनाए हैं। जैसे कि आप लाहौल स्पीति में आप देखते थे कि लाहौल स्पीति लगभग 4 से 6 महीने पहले कट रहता था बाकी हिमाचल से, परंतु अब जब से रोहतांग टनल बनी है फिर बीआरओ जो है वो फटाफट रोड्स को जो है वो क्लियर कर देता है। वैसे ही बहुत सारे क्षेत्रों में ऐसा हुआ है कि रोड कनेक्टिविटी को हमने जो है वो थोड़ा सुदृढ़ किया है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के इस जनरल अवेयरनेस सेक्शन के लिए, तब आप हमारी जनरल अवेयरनेस की टेस्ट सीरीज के साथ टाइमली जुड़ सकते हैं। टाइमली जुड़ने का मतलब ये है कि आपके पास सही टाइम भी है, आपके पास सही अपॉर्चुनिटी भी है, आपको पूरा एग्जाम भी कवर करना है और साथ में ही जो है वो आपको रिवीजन भी करना है। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है। अब देखिए पेपर 1 के लिए बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, कई बार मैसेज भी बच्चों के आते हैं, खासतौर पर ईमेल आते हैं। अब देखिए उसमें ये बात कही जाती है कि पेपर 1 कवर नहीं हो रहा, पेपर 1 को लेकर टेंशन है, पेपर 2 मेरा ठीक है, उसको मैं कवर कर लूँगा। तो पेपर 1 के लिए हमने अलग से टेस्ट सीरीज चलाई हुई है। इस टेस्ट सीरीज में देखिए जैसे हिमाचल जीके है जिसके ऊपर आपका मेन फोकस होना चाहिए, हिमाचल जीके की टेस्ट सीरीज को हमने वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ ही डिस्कस कर लिया है ताकि बच्चों को जो है कॉन्सेप्ट क्लियरिटी भी क्वेश्चंस की जो है वो हो सके, साथ में करंट अफेयर्स भी होंगे, साथ में जो है वो आपके फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी होंगी। तो मतलब कॉम्प्रिहेंसिव वे से जो है वो आप पेपर 1 की तैयारी यहाँ पर कर पाएंगे। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। क्वेश्चन देखिए आप अगला क्या बोलते हैं हु वॉन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 फॉर ताइवान ट्रैवलॉग। तो बोलते हैं ताइवान ट्रैवलॉग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको जो है वो मिला है। तो ये क्वेश्चन भी हमने पढ़ा है, उत्तीर्ण सीरीज जो हमारी करंट अफेयर की है उसमें भी पढ़ा है, टेस्ट सीरीज में भी ये क्वेश्चन डाला गया था। तो ये जो बोलते हैं कि ताइवान ट्रैवलॉग कर जो है ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो दिया गया है ये है यांग शुआन जी की रचना। ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। इंटरनेशनल बुकर प्राइज के बारे में हम एक और क्वेश्चन जो है वो पढ़ चुके हैं। क्या क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं कि ये जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है इसको रीनेम किया गया है, और रीनेम किया गया है इसको अब बोला जाएगा बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको क्या बोला जाएगा, इसको जो है वो बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है वो बोला जाएगा। क्यों बोला जाएगा इसको ऐसा, क्योंकि 10 ईयर्स की जो है वो फंडिंग एग्रीमेंट जो है वो हुई है एक, और इसको इसलिए ये नाम जो है वो दिया गया है। 2026 में जो ये अवार्ड दिया गया, बुकर प्राइज दिया गया, ये किसको दिया गया, ये यांग शुआन जी को जो है वो दिया गया। अब इस ये जो ताइवान ट्रैवलॉग है इसको ट्रांसलेट भी किया गया है। ट्रांसलेट किसने किया है, वो लिन किंग के द्वारा जो है वो किया गया है, लिन किंग के द्वारा किया गया है, ये भी नाम इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन में देखिए बोलते हैं द एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 वर हेल्ड इन विच इंडियन स्टेट। तो बोलते हैं कि जो एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप होगी वो बोलते हैं कौन से इंडियन स्टेट में जो है वो होगी। तो एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो है वो आपने ध्यान रखना है कि 2026 की गुजरात होस्ट करेगा, ऑप्शन
डी जो है वो सही आंसर है। होस्ट क्या करेगा, हो चुकी है ये मई महीने में, ठीक है, तो ये मई महीने की आपने ध्यान रखनी है। अब यहाँ से हम एक और बात क्लियर कर लेंगे, वो है कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर। कॉमनवेल्थ गेम्स जो अभी हो रही हैं वो कौन सी कंट्री के द्वारा जो है वो होस्ट की जा रही हैं, कहाँ पर जो है वो होस्ट जो है ये की जा रही हैं। तो ये 2026 की कॉमनवेल्थ गेम्स जो हैं वो होस्ट की जा रही हैं ग्लासगो में। ग्लासगो स्कॉटलैंड में जो है वो इनको, वो स्कॉटलैंड कंट्री जो है वो इनको होस्ट कर रही है। अब 2026 के बाद जब ये होंगी तो कौन सी कंट्री इनको होस्ट करेगी, तो 2030 की अगर हम बात करें तो 2030 में अपना देश भारत जो है वो इनको होस्ट करेगा, इंडिया जो है वो इनको होस्ट करेगा 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स को, और वो भी गुजरात अहमदाबाद में जो है वो करेगा। आगे बोलते हैं इन यूनियन बजट 2026-27 द सी मार्ट इनिशिएटिव वाज इंट्रोड्यूस्ड टू सपोर्ट विच ग्रुप। तो बोलते हैं कि केंद्रीय बजट 2026-27 में ये सी मार्ट पहल जो है वो किस समूह की सहायता के लिए चलाई गई है, तो ऑब्वियसली महिलाओं के लिए चलाई गई होगी, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप इसका जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। आगे बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं विच कंपेंडियम ऑफ इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज वाज रिलीज्ड ड्यूरिंग द विज्ञान टेक 2026। तो बोलते हैं विज्ञान टेक 2026 के दौरान बोलते हैं स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के किस संकलन का विमोचन किया गया, तो इसमें जो है वो विमोचन किया गया किसका, टेक, इसमें जो है वो टेक संग्रह कर जो है, टेक संग्रह कर का जो है वो इसमें जो है वो विमोचन किया गया है। आगे बोलते हैं विच वेतरन मलयालम एक्टर एंड थिएटर आर्टिस्ट पासिस अवे इन मार्च 2026। तो E.A. राजेंद्र का जो है वो निधन हुआ है, ऑप्शन सी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1990 टू आर करेक्ट। तो देखिए 73rd भी 74th भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हमने बहुत बार जो है वो पढ़ रखी हैं। क्वेश्चन जो पूछा गया है ये पूछा गया है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का। सबसे पहले बोलते हैं इट ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू अर्बन लोकल बॉडीज की, इसने जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की बात कही अर्बन लोकल बॉडीज को, बिल्कुल सही बात है। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पंचायती राज को दिया गया है। आगे बोलते हैं इट मेड म्यूनिसिपैलिटीज डिपेंडेंट ऑन द स्टेट गवर्नमेंट फॉर देयर एग्जिस्टेंस एंड टेन्योर। तो बोलते हैं कि इसने जो है वो म्यूनिसिपैलिटीज को जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट कर दिया कि वो अपने एग्जिस्टेंस और टेन्योर के लिए उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर होगी। नहीं, ऐसा भी नहीं है कि वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ही पूरी तरह से डिपेंडेंट हो गई, ये गलत है। आगे बोलते हैं इट मेड रेगुलर इलेक्शन टू म्यूनिसिपैलिटीज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी। तो हाँ, ये बात सही है कि इसने मैंडेटरी कर दिया कि रेगुलर इलेक्शन जो है वो होंगे म्यूनिसिपैलिटीज में, और ये मैंडेटरी जो है वो बात कर दी गई। तो पहली स्टेटमेंट सही है, तीसरी स्टेटमेंट भी जो है वो सही है। तो ओनली 1 और 3 जहां पर भी दिखे उसको सही कर दो, ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं विच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैज बोथ एडवाइजरी फंक्शंस एंड क्वेसी जुडिशियल पावर्स इन सर्विस मैटर्स। तो बोलते हैं यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या पूछा गया है। बोलते हैं विच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैज बोथ एडवाइजरी फंक्शंस एंड क्वेसी जुडिशियल पावर्स इन सर्विस मैटर। तो ये एक तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि भारत में किस संवैधानिक निकाय के पास सेवा मामलों से संबंधित सलाहकार कार्य और अर्ध न्यायिक शक्तियां हैं। तो ये देखिए एक तो यूपीएससी है, अगर यहाँ पर बात की जा रही है सर्विस मैटर से रिलेटेड तो यूपीएससी ही सही आंसर इसका होगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जिसको बोलते हैं। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। अच्छा, यूपीएससी की बात हो रही है तो यूपीएससी के बारे में भी जो है वो हम थोड़ा सा जो है वो जान लेते हैं। यूपीएससी से कौन सा आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो डील करता है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आपने ध्यान रखना है कि पहले तो पार्ट आता है 14, ये आपने ध्यान रखना है। पार्ट 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें आर्टिकल 315 से लेकर आर्टिकल 323 में जो है वो यूपीएससी की बात जो है वो की गई है। यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है वो आती है। आगे बोलते हैं विच मुगल एम्परर इंक्लूडेड मैनी राजपूत रूलर्स इन द मनसबदारी सिस्टम। तो बोलते हैं कि किस मुगल सम्राट ने कई राजपूत शासकों को मनसबदारी व्यवस्था में शामिल जो था वो किया था। तो कौन सा मुगल एम्परर ऐसा था जिसने जो है वो राजपूत शासकों को जो है वो मनसबदारी व्यवस्था में शामिल जो है वो किया था? अकबर था, हुमायूं था, बाबर था, औरंगजेब था, ये कौन सा जो था वो मुगल शासक था?
तो ये जो है वो अकबर था। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। यहाँ पर भी हम थोड़ा सा जो है वो जान लेते हैं किसी मतलब अकबर से संबंधित क्या कोई और क्वेश्चन भी यहाँ पर बन सकता है, या फिर मनसबदारी सिस्टम जो है वो होता क्या था ये हम जान लेते हैं। मनसबदारी सिस्टम आपने ध्यान रखना है कि अकबर के द्वारा शुरू किया गया था, और मनसब का अर्थ जो है वो होता था किसी को दर्जा, कोई भी दर्जा से संबंधित होता था, क्या दर्जा देना। इसके माध्यम से जो है वो अधिकारियों की जो हैसियत होती थी, उनका जो दर्जा होता था, उनका जो वेतन होता था, और उनके अधीन जो सैनिक होते थे उनकी संख्या जो है वो तय की जाती थी। तो देखिए मनसबदारी सिस्टम अकबर ने स्टार्ट किया, अधिकारियों को जो है वो उनकी हैसियत के अनुसार वेतन, उनके हैसियत के अनुसार सिपाही जो है वो दिए जाते थे, ये था मनसबदारी सिस्टम। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच इंडेक्स highlighted the inadequate inequalities between men and women in human development achievements। तो बोलते हैं कि मानव विकास उपलब्धियों में बोलते हैं पुरुषों और महिलाओं के बीच असमानताओं को कौन सा सूचकांक जो है वो दर्शाता है। तो कौन सा सूचकांक जो है वो दर्शाता है, विच इंडेक्स हाईलाइटेड द। तो आपने ध्यान रखना है कि एक इंडेक्स आता है जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको GDI कर जो है वो लिखा जाता है, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। इसका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो पुरुषों और महिलाओं के बीच असमानताओं को लेकर जो है वो दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्रोटीन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बोलते हैं सजीवों में प्रोटीन का प्राथमिक कार्य जो है वो क्या है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रोटीन का क्या काम है, तो ये क्या करती हैं, ये बिल्ट एंड रिपेयर टिश्यूज को बनाती हैं और उनको रिपेयर भी जो है वो करती हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं विच प्रोसेस बेस्ट एक्सप्लेन्स कूलिंग बाय स्प्रिंकलिंग वाटर ऑफ रूफ्स इन समर्स। तो गर्मियों में छतों पर जल छिड़कने से ठंडक क्यों होती है, ये कौन सी चीज़ जो है वो इसको जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन करती है। तो इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेगी इवेपोरेशन एब्जॉर्ब लेटेंट हीट। इवेपोरेशन लेटेंट हीट को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है। ये ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं एज वन मूव्स आइलैंड फ्रॉम कोस्टल रीजन्स ऑफ इंडिया व्हाट हैपन्स टू द टेम्परेचर रेंज। तो देखिए अगर कोई भी जो है वो भारत के तटीय क्षेत्रों से जो है वो आंतरिक भागों की ओर जो है वो बढ़ता है, तो उसमें टेम्परेचर में जो है वो क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, टेम्परेचर उसको क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर बोलते हैं कि क्या वो कांस्टेंट रहेगा, क्या वो डिक्रीज हो जाएगा, क्या वो फॉल्स बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस या फिर इंक्रीज हो जाएगा। तो देखिए अगर कोई भी ऐसा करता है तो टेम्परेचर में जो है वो इंक्रीज देखने को मिलेगा। ऑप्शन डी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगर कोई आइलैंड से जो है वो कोस्टल एरियाज की तरफ मूव करता है तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। आगे बोलते हैं व्हाई डज अ बॉल थ्रो अपवर्ड स्लो डाउन बिफोर फॉलिंग बैक। तो बोलते हैं ऊपर फेंकी गई गेंद वापस गिरने से पहले धीमी क्यों हो जाती है। अगर किसी भी गेंद को जो है वो ऊपर फेंकते हैं तो बोलते हैं ऊपर फेंकी गई गेंद वापस गिरने से पहले धीमी क्यों हो जाती है। तो इसमें जो है वो ग्रेविटी एक्ट्स अपोजिट टू मोशन जो है वो हो जाएगा। ठीक है, जो ग्रेविटी है वो अपोजिट टू मोशन एक्ट करती है। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो बिल्कुल है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच मैकेनिज्म अलाउज पैथोजेनिक बैक्टीरिया टू कॉज डिजीज। तो बोलते हैं कि रोगजनक जीवाणु किस प्रकार रोग उत्पन्न करते हैं। अगर हम बात करें कि विच मैकेनिज्म अलाउज, कि कौन सा मैकेनिज्म जो है वो अलाउ करता है पैथोजेनिक बैक्टीरिया को कि वो जो है वो डिजीज कॉज करें, तो यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस जो हैं वो दिए गए हैं। इसमें आपने ध्यान रखना है कि इसमें जो है जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं उससे ये होता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, प्रोड्यूसिंग टॉक्सिन्स, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑब्जर्वेशन बेस्ट स्पोर्ट दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज अकर्ड। तो बोलते हैं कि कौन सा प्रेक्षण जो है और रासायनिक अभिक्रिया होने का संकेत देता है। तो ये फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस, अगर कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म होता है तो दैट मीन कि वो एक केमिकल रिएक्शन जो है वो है। केमिकल रिएक्शंस के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन जो है वो होती क्या है। अगर कोई भी नई चीज़ जो है वो फॉर्म हो रही है तो वो केमिकल रिएक्शन होगा, परंतु जो नया सब्सटेंस फॉर्म होगा उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो अलग होंगी। ठीक है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, अलग होंगी। आगे बोलते हैं चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड। तो यहाँ पर हाईलाइटेड वर्ड है
मेडिकोर को जो है वो यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है। बोलते हैं द क्रिटिक डिसमिस्ड द फिल्म फॉर इट्स मेडिकोर परफॉर्मेंस। तो मेडिकोर क्या होता है? मेडिकोर होता है थोड़ा जर्नल सा हो गया, कॉमन सा थोड़ा हो गया, उसको मेडिकोर बोलते हैं। तो मेडिकोर का जो अपोजिट हो जाएगा वो एक्सेप्शनल, पहला ही ऑप्शन जो है वो हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? बोलते हैं चूज द वर्ड दैट बेस्ट कंप्लीट्स द सेंटेंस। तो बोलते हैं द नोवेलिस्ट रोट डैश कैप्चरिंग इमोशंस सो विविडली दैट रीडर्स फेल्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। तो द नोवेलिस्ट रोट सेंसिटिवली होगा इसका, सेंसिटिवली ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग वन वर्ड। तो वन वर्ड आपको बताना है। अ पर्सन हु गिव अप हिज फॉर हर थ्रोन वॉलंटरली इज सेड टू बी। तो उसको जो है वो एब्डिकेट बोलते हैं। एब्डिकेट इसका ऑप्शन जो है वो सही आंसर हो जाएगा। बहुत बार सुना होगा आपने एब्डिकेशन ऑफ थ्रोन कर कर, तो एब्डिकेशन उसको जो है वो बोलते हैं, एब्डिकेट उसको बोलते हैं। आगे बोलते हैं सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द प्रोवर्ब। प्रोवर्ब है एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। मतलब एक्शन स्पीच की, आप कोई जैसे मान लीजिए कि आप कोई काम कर रहे हैं, तो यहाँ से एग्जांपल देते हैं कि मान लीजिए आप किसी रिलेशनशिप में हैं या फिर आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त है। एक तो आप अपनी दोस्ती की कस्में खाते हैं, आप जो है वो प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं, परंतु दूसरी ओर आप उसी पर्सन को इग्नोर करते हैं। तो तब बोला जाएगा कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, कि आपकी भाई हरकतें ना बता रही हैं कि आप क्या चाहते हैं आप। ठीक है, तो व्हाट समथिंग डज इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट दे से। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं अरेंज द जम्बल्ड वर्ड। यहाँ पर इसको अरेंज करना है, तो इसको अरेंज करेंगे तो RPQS आ जाएगा। RPQS मतलब इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ easily accessible information the importance of the reading cannot be overstated which broaden one's perspective and enhances vocabulary and comprehensions। तो इसका जो है वो RPQS इस तरह से सही आंसर हो जाएगा। आगे रीजनिंग के क्वेश्चन थे 5। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंसस डाटा रिलीज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट विच एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज द स्मॉलेस्ट जियोग्राफिकल एरिया बट द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। कमेंट कर आप बताएंगे कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जिसका जियोग्राफिकल एरिया सबसे कम है परंतु पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। 4 ऑप्शंस आपके पास जो है वो दिए गए हैं। देखिए जितने भी क्वेश्चंस हमने यहाँ पर डिस्कस किए, हमने उतना ही जाना जितना हमें जानना चाहिए था। यहाँ से एक तो आपको क्वेश्चंस का भी पता चल गया, दूसरा यहाँ से जो है वो आप जो इंपॉर्टेंट बातें आपको जाननी थी वो भी आपने जान ली। अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग अपने पंचायत सेक्रेटरी पटवारी एग्जाम के लिए, तो आप हमारी टेस्ट सीट्स के स्लॉट 4 में जुड़ सकते हैं। और तैयारी अगर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम के लिए कर रहे हैं, तब आप हमारी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की टेस्ट सीट्स के साथ जो है वो जुड़ सकते हैं। टेस्ट सीट्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिए गए हैं। अगर आपने टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।